हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर के एक विषय कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट एजी 508 का 5 से 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है फुट नोट। फुट नोट क्या है? ठीक है, क्वेश्चन है फुट नोट क्या है। तो चलिए देखते हैं फुटनोट क्या है। तो पुस्तक के अंत में या पृष्ठ के किनारे पर दिया गया संक्षिप्त स्पष्टीकरण या अतिरिक्त जानकारी फुटनोट कहलाता है। ठीक, पुस्तक के अंत में या पृष्ठ के किनारे पर दिया गया संक्षिप्त स्पष्टीकरण या अतिरिक्त जानकारी क्या कहलाता है? फुटनोट कहलाता है। पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि फुटनोट क्या होता है, ठीक है, उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो देखिए, थोड़ा फोटो साफ नहीं है, ठीक है, फिर भी आप लोग देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए एक पुस्तक का एक पेज है। इस पेज के नीचे यह जो लिखा गया है 4 लाइन 2 लाइन, यही फुटनोट होता है। फुटनोट पुस्तक के अंत में या पृष्ठ के किनारे पर दिया गया संक्षिप्त स्पष्टीकरण या अतिरिक्त जानकारी होता है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें इसके बारे में जो भी बताया गया है उसमें जो मुख्य जानकारी है वहां पर इसको बता दिया गया है। ठीक है, तो यही होता है फुटनोट। तो चलिए देखते हैं अब। तो मैंने फुटनोट आप लोगों को दिखा दिया। फुटनोट क्या होता है? फुटनोट पुस्तक के अंत में या पृष्ठ के किनारे पर दिया गया संक्षिप्त स्पष्टीकरण या अतिरिक्त जानकारी होता है। फुटनोट लिखने के लिए आवश्यक बिंदु कुछ होते हैं जिसको हम लोग देखेंगे, जिसमें पहला होता है वाक्य में एक से अधिक फुटनोट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई वाक्य है उसमें एक से अधिक फुटनोट नहीं होने चाहिए। एक पृष्ठ में 5 से ज्यादा फुटनोट नहीं होने चाहिए। फुटनोट्स जो भी हो विश्वसनीय होना चाहिए। एंड नोट्स की अपेक्षा फुट नोट्स लिखने के लिए भी महत्व देना चाहिए। तो ये था फुट नोट। देखिए एग्जाम में मैं जो भी 5 से 6 क्वेश्चन बताऊंगा उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। 100% आप लोग नोट कर लीजिए कि आएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ और लिख के मैं इसलिए बताता हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। मैं जो लिखता हूँ उसको 4 बार 5 बार पढ़ के उसके बाद लिखता हूँ, इसकी वजह से क्या होता है कि अच्छे समझ में आ जाता है। तो फुट नोट क्या आपको तो समझ में आएगा कि होगा कि पुस्तक के अंत में या पृष्ठ के किनारे पर दिया गया संक्षिप्त स्पष्टीकरण या अतिरिक्त जानकारी फुटनोट कहलाता है। फुटनोट लिखने में आवश्यक बिंदु होते हैं वाक्य में एक से अधिक फुटनोट नहीं होने चाहिए। एक पृष्ठ में 5 से ज्यादा फुटनोट नहीं होना चाहिए। फुटनोट विश्वसनीय होना चाहिए। एंड नोट की अपेक्षा फुटनोट लिखने को ज्यादा महत्व देना चाहिए। तो ये हो गया फुटनोट की बात। देखिए मैं इसमें थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगा, अगले वीडियो में इन सभी के बारे में विस्तार से बताया जाएगा, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा आप लोगों को सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ कि फुटनोट होता क्या है, नोट टेकिंग क्या होता है, ठीक है, लिसनिंग क्या होता है, थोड़ा थोड़ा जानकारी दूंगा। उसके बाद अगले वीडियो में इसके बारे में विस्तार से जानेंगे, क्योंकि विस्तार से पूछता है एग्जाम में और शॉर्ट में भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन, नोट टेकिंग क्या है? नोट टेकिंग क्या है मतलब नोट लेने की जो प्रोसेस होता है वह क्या होता है? नोट टेकिंग पूछता है। नोट टेकिंग क्या होता है, एग्जाम पूछता है कि नोट टेकिंग क्या है और उसको लेते समय ध्यान देने होगा कौन कौन सी बातें हैं, तो उन सभी को हम लोग देखेंगे। तो नोट टेकिंग क्या है, जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पर भाषण दे रहे हैं, ठीक है, वहां पर एक न्यूज वाला गया है, आपकी जो बातें हैं उसको सुन रहा है, सुनकर आपकी बातों को अपने कॉपी पे या अपने एक पेज है उस पर कुछ अपना नोट लिख रहा है। तो वही जो नोट लिख रहा है उसको बोला जाता है नोट टेकिंग। ठीक है, नोट लेने की प्रोसेस को नोट टेकिंग बोला जाता है। तो विभिन्न जगहों से विभिन्न माध्यमों के द्वारा जानकारियों को एकत्रित करना तथा उसको व्यवस्थित रूप में लिखने की प्रक्रिया को नोट टेकिंग कहा जाता है। ठीक है, नोट टेकिंग मतलब समझ गए। जैसे मान लीजिए कि कहीं पर कोई गांव है, ठीक है, मान लीजिए कोई खिलाड़ी है और वह वर्ल्ड कप जीत कर आया है, ठीक है, जीत कर आया है, तो क्या करेंगे, मीडिया वाले उसको इंटरव्यू लेंगे, तो न्यूज पेपर में देखेंगे, तो वहां पर छाप के आता है कि इन इन व्यक्ति ने ऐसा ऐसा बोला इसके बारे में। तो वहां पर नोट टेकिंग मतलब नोट लेते हैं, वहां पर जो बोलते हैं उसको लिखते हैं। लिखने के बाद उसको क्या करते हैं, आके प्रिंट करते हैं, उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद उसको प्रिंट करते हैं। तो ये होता है नोट टेकिंग। नोट टेकिंग विभिन्न जगहों विभिन्न माध्यमों के द्वारा जानकारी को एकत्रित करना तथा उसको व्यवस्थित रूप में लिखने की प्रक्रिया होती है। सूचनाओं के विभिन्न माध्यमों के द्वारा जैसे सुनना, पढ़ना, मौखिक चर्चा, सभा, कॉन्फ्रेंस, व्याख्या आदि से नोट लिया जा सकता है। ठीक है, यह जरूरी नहीं है कि एक ही जगह से नोट लिया जाए, नोट कहीं से भी लिया जा सकता है। जैसे 4 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, वहां से कोई जानकारी मिल गई तो उसको भी नोट के रूप में लिख लिया जाएगा। ठीक है, कहीं पर कॉन्फ्रेंसिंग के अलावा वहां से भी कुछ नोट टेक कर लिया जा सकता है। ठीक है, तो सूचनाओं के विभिन्न माध्यमों के द्वारा जैसे सूचना, पढ़ना, मौखिक चर्चा, सभा, कॉन्फ्रेंस आदि व्याख्या में नोट लिया जा सकता है। नोट लेते समय ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन सी है, चलिए उसको देख लेते हैं। नोट टेकिंग क्या होता है आप लोग समझ गए होंगे। नोट लेते समय ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन है उसको देखेंगे। तो लिखने के दौरान बीच बीच में जगह छोड़े जहां पर छोटी हुई बातों को लिख सकें। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप नोट लिख रहे हैं
तो वहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो जो बोलने वाला व्यक्ति होता है उसकी पूरी आवाज़ आपको अच्छे से सुनाई नहीं देती है। इसकी वजह से क्या होता है, कहीं-कहीं पर कुछ छूट जाता है। तो उसके लिए आपको जगह-जगह पर जगह छोड़ देना चाहिए, जिससे आप लोग क्या कर सकें, जो छूटी हुई बातें उसको वहाँ पर लिख सकें, ठीक है? तो नोट लेते समय ध्यान देने की महत्वपूर्ण बात यह है कि लिखने के दौरान बीच-बीच में जगह छोड़ दें जहाँ छूटी हुई बातों को लिख सकें। अगला पॉइंट है जरूरत के अनुसार सिंबल का प्रयोग करें, ठीक है? जहां पर जरूरत वहां पर स्टार और एरो, हाइस्ट, त्रिभुज, गोला जो भी हो, तो इस सिंबल का प्रयोग करें जहां पर इसका आवश्यकता पड़े वहां पर, ठीक है? अगला नोट पेज की एक तरफ लिखे, दोनों तरफ नहीं लिखें, ठीक है? नोट जो लिखें आप वो पेज की एक तरफ लिखें, दोनों तरफ न लिखें। ऐसा क्यों बोला जाता है? ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक तरफ लिखेंगे तो वहां पर दबने से क्या होता है, दूसरी तरफ लिखने से स्याही जो होती है थोड़ा सा यदि उस पार चली गई तो देखने में प्रॉब्लम होने लगता है, इसलिए नोट जब ले जाता है तो एक ही तरफ लिखा जाता है, ठीक है? और दोनों तरफ लिखने में प्रॉब्लम भी होता है। तो नोट पेज की एक तरफ लिखे, दोनों तरफ नहीं। महत्वपूर्ण बिंदु को अंडरलाइन या रंगीन करें, जो भी उसमें महत्वपूर्ण बिंदु है तो उसको क्या करें, अंडरलाइन करें या उस पर बिंदु डाल दें, ठीक है? या उसको रंगीन कर दें। जैसे मान लिया नरेंद्र मोदी जी भाषण दे रहे हैं कि मैं 2025 तक 2028 तक 15 लाख लोगों को रोजगार दे दूंगा, ठीक है? तो यह जो 15 लाख लोगों को रोजगार दे दूंगा, इसको क्या करेंगे, मीडिया वाले देखेंगे कि एक हेडिंग ग्रुप में दे देंगे कि नरेंद्र मोदी ने कहा 15 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार, 15 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार, इस प्रकार से हेडिंग दे के लिखते हैं ना। तो यही होता है नोट टेकिंग का एक प्रोसेस ये होता है कि जहां पर महत्वपूर्ण बात है वहां पर उसको गाढ़ा कर दें, हेडिंग डाल दें या उसको अंडरलाइन या रंगीन कर दें, ठीक। अगला है सरल वाक्यों का यूज करें, और जो भी हम लोग नोट टेक कर रहे हैं उसमें सरल वाक्यों का यूज करें जो कि सबको समझ में आए। और अगला है नोट में दिनांक और पेज नंबर भी लिखे, जो भी नोट हो उस पर दिनांक और पेज नंबर भी लिखें। तो ये होता है नोट टेकिंग, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोनों समझ में आया होगा। फुट नोट क्या होता है, नोट टेकिंग क्या होता है। नोट टेकिंग देखिए वह प्रोसेस होता है जो विभिन्न माध्यमों, विभिन्न जगहों जानकारियों को एकत्रित किया जाता है। विभिन्न जानकारियों को जब एक नोट पर लिखा जाता है उसी को नोट टेक बोला जाता है। फुट नोट वह होता है जहाँ जो पुस्तक के अंत में या पृष्ठ के किनारे पर दिया गया संक्षिप्त स्पष्टीकरण होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इंडेक्स क्या है, ठीक है। इंडेक्स क्या, इंडेक्स जानते होंगे आप लोग, जब फाइल बनाते हैं तो उसके पहले पेज पर आप एक इंडेक्स बनाते हैं, तो वही इंडेक्स की बात हो रही है इसमें, ठीक है। इंडेक्स क्या होता है पहले मैं आप लोगों को थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने कोई किताब लिया, किताब के पहले पृष्ठ पर देखेंगे तो क्या रहेगा, इंडेक्स। पहला पेज के बाद दूसरे पन्ने पे देखेंगे तो क्या रहेगा, इंडेक्स दिया रहता है। इंडेक्स में लिखा रहेगा कि कौन सा चैप्टर किस पेज पर है, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या हुआ, किस पेज पर है। यहाँ पर आपको सीरियल नंबर देगा, यहाँ पर चैप्टर का नाम दे देगा, यहाँ पर दे देगा पेज नंबर कि किस पेज पर कौन सा चैप्टर। फिर यहाँ पर दूसरा चैप्टर देगा, दूसरा चैप्टर का सीरियल नंबर, यहाँ पर दूसरे चैप्टर का नाम, यहाँ पर दूसरे चैप्टर का पेज नंबर कि दूसरा चैप्टर किस पेज पर है, कहाँ से शुरू है। तो यही जो होता है, यही प्रोसेस क्या होता है, यही इंडेक्स होता है। इसका उद्देश्य यही होता है कि हम जो भी जानकारी हो उसको क्या करें, उसको एक बार में देख के समझ जाए कि कौन सी जानकारी कहाँ पर किस प्रकार दी हुई है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं। तो इंडेक्स का अर्थ होता है स्थान को चिन्हित करना। इंडेक्स का अर्थ होता है स्थान को चिन्हित करना, ठीक है। किसी भी पुस्तक या रिपोर्ट के शुरुआत में एक विशेष क्रम के अनुसार इसे सूचीबद्ध किया जाता है। किसी पुस्तक या रिपोर्ट के शुरुआत में एक विशेष क्रम के अनुसार इसे सूचीबद्ध किया जाता है। किसी बुक या किसी रिपोर्ट या किसी एकत्रित सूचनाओं को जब हम एक व्यवस्थित क्रम में लिखना होता है तब यह कोशिश की जाती है कि इसे क्रम से लिखा जाए, ठीक है। जब किसी बुक या किसी रिपोर्ट या किसी एकत्रित सूचना को एक व्यवस्थित क्रम में लिखा जाता है तो यह कोशिश किया जाता है कि यह क्रम से लिखा गया हो। क्या कोशिश किया जाता है कि यह क्रम से लिखा गया हो, ठीक है। इंडेक्स के माध्यम से जरूरी सूचनाओं का पता लगाने में आसानी हो जाता है। इंडेक्स के माध्यम से क्या होता है, जो भी जरूरी सूचना है उसका पता लगाने में आसानी हो जाता है। ये सामान्यतः इंडिकेटिव होता है। इंडिकेटिव का मतलब क्या होता है, जैसे आपकी गाड़ी में इंडिकेटर होता है ना, आपको जिस साइड जाना है उधर का आप लोग इंडिकेटर यूज कर लेते हैं, तो इसी इसमें भी इंडिकेटर होता है। मतलब आपको प्रदर्शित करता है कि कहाँ पर क्या जानकारी दी हुई है, ठीक है। तो इंडेक्स के माध्यम से जरूरी सूचनाओं को पता लगाने में आसानी होता है। ये इंडिकेटिव का काम करता है, संकेतक का काम करता है। इंडेक्स का मुख्य उद्देश्य यह जानकारी और सूचनाओं को विभिन्न तरीकों, जैसे कोई भी पुस्तक से, किसी भी रिकॉर्ड या लाइब्रेरी से किन्हीं सूचनाओं के केंद्रों से खोजने में सहायता करता है। जैसे मान लीजिए आपका एक लाइब्रेरी है, ठीक है। लाइब्रेरी के बाहर एक कॉपी रखी होती है, उस कॉपी पे क्या लिखा रहता है, आपका सीट नंबर, ठीक है, आपका नाम, आपका सिग्नेचर।
इससे क्या होगा, यदि मान लीजिए जो भी लाइब्रेरी का डायरेक्टर है उसको यदि आपसे बात करना, आपसे कोई जानकारी लेनी है, आपके बारे में पता करना कि आप कहाँ बैठे हैं, तो वह क्या करेगा, वह जाएगा उस कॉपी को खोलेगा, वहां पर देखेगा आपका सीट नंबर कितना है, आपका नाम क्या है, आपके सीट नंबर के पास जाकर आपके नाम को बोलकर आपसे बात कर लेगा। तो इससे क्या हुआ, इससे हुआ यह कि आपने जो इंडेक्स दिया था, इंडेक्स बनाया था, उससे क्या हुआ, उसको जानकारी प्राप्त हो गई। तो वही होता है इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब ये होता है कि वह पहले पेज को देखकर ही या यह इंडिकेटर का काम करता है, जिससे आंतरिक जानकारी के बारे में या अंदर की जानकारी प्राप्त होती है। मैंने लाइब्रेरी के बारे में बताया, ऐसे किसी कंपनी, कारखाना में या कॉलेज में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो यह होता है इंडेक्स। इंडेक्स का अर्थ होता है किसी भी स्थान को चिन्हित करना। किसी पुस्तक या रिपोर्ट की शुरुआत में एक विशेष क्रम के अनुसार इसे सूचीबद्ध किया जाता है, उसको बोला जाता है इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। और कहीं से कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप करेंगे, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहां पे मैसेज करके बता सकते हैं, और इसकी पीडीएफ के लिए भी वहां पर मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, ग्रुप डिस्कशन क्या है। ग्रुप डिस्कशन क्या है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम पूछता है बार बार। इसको दे देगा कि जीडी, जीडी क्या है, इस प्रकार दे देता है, जीडी क्या है, ग्रुप डिस्कशन क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ग्रुप डिस्कशन। तो 8-10 लोगों का ऐसा समूह जिसमें कोई लीडर नहीं होता है, 8-10 लोगों का ऐसा समूह जिसमें कोई लीडर नहीं होता है, इसके सभी सदस्य विभिन्न परिस्थितियों में किसी विशेष विषय पर दिए गए समय में अपने आकलन और विचार प्रस्तुत करते हैं, तो इसी को बोला जाता है ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, क्या करेंगे, 5-6 लोग आपस में मिलेंगे, मिलकर क्या करेंगे, अपने किसी भी चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो उसको बोला जाता है ग्रुप डिस्कशन। जैसे मान लीजिए एग्जाम है, ठीक है, एग्जाम के बारे में जब 5-6-10 स्टूडेंट आपस में मिलेंगे तो क्या करेंगे, एग्जाम के बारे में डिस्कशन करेंगे। वो वाला क्वेश्चन आ सकता है, इस क्वेश्चन को थोड़ा तुम बता दो, उस क्वेश्चन को तुम बता दो, ऐसे क्या करते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं ना, तो उसी को बोला जाता है ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, तो ग्रुप डिस्कशन में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या और इसके लिए निर्धारित समय परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। और ग्रुप डिस्कशन में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या जो है वह बढ़ती भी रहती है और समय के साथ परिस्थिति के अनुसार बदलता भी रहता है। ठीक है, मान लीजिए पहले 5 लोग थे और उसमें 2 लोग और आ गए, तो 2 लोग और उसमें जुड़ जाएंगे, तो इसीलिए बोला जाता है ग्रुप डिस्कशन में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या और इसके लिए निर्धारित समय परिस्थिति के अनुसार बदलते हुए रहते हैं। ठीक है, तो यही होता है ग्रुप डिस्कशन। मैं बताया ना थोड़ा थोड़ा, अभी मैं आप लोगों को आज बताऊंगा, कल अगले वीडियो में इसको लॉन्ग में बताया जाएगा, अच्छे से समझाया जाएगा क्या होता है ग्रुप डिस्कशन, कहाँ पर इसका यूज किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसकी शुरुआत कैसे किया जाता है, इसका फायदा क्या है। ठीक है, तो ग्रुप डिस्कशन के बारे में जान गए कि जब 8-10 लोग आपस में मिलकर किसी विशेष परिस्थिति में किसी विषय पर दिए गए समय में अपना आकलन और विचार प्रस्तुत करते हैं, तो उसको ग्रुप डिस्कशन कहते हैं। ग्रुप डिस्कशन में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या और इसके समय के लिए निर्धारित समय परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए 26 जनवरी आने वाला है, ठीक है, 26 जनवरी में क्या होगा कि कोई एक लड़का रहेगा या टीचर रहेंगे, वो स्टेज से जाकर भाषण देंगे या किसी को संबोधित करेंगे, आप लोग नीचे से सुनेंगे, तो यही जो ऊपर से आपको संबोधित करें, यही पब्लिक स्पीकिंग है। ठीक है, ये क्या है, पब्लिक स्पीकिंग है। किसी भी स्थान पर आमने सामने बैठे हुए श्रोताओं को जब कुछ प्रस्तुत किया जाता है तो उसी को पब्लिक स्पीकिंग कहा जाता है। किसी भी स्थान पर आमने सामने बैठे हुए श्रोताओं को जब कुछ प्रस्तुत किया जाता है तो उसे पब्लिक स्पीकिंग बोला जाता है। पब्लिक स्पीकिंग साधारणतः आमने सामने जिसमें एक प्रस्तुतकर्ता या वक्ता एक सुनने वाले समूह को संबोधित करता है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें एक वक्ता जो होता है अपने सामने सुनने वाले वक्ता को क्या करता है, संबोधित करता है। चलिए, उम्मीद करते हैं पांचों आपको अच्छे समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन जो छठवां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछता है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है सेमिनार पे व्याख्या कीजिए। ठीक है, सेमिनार क्या है उसके बारे में विस्तार से लिखिए। तो सेमिनार क्या होती है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सेमिनार क्या है, क्या होती है, इसके बारे में हम लोग चलिए देख लेते हैं। तो यह एक सभा होती है। सेमिनार क्या है, सेमिनार एक सभा होती है जिसमें समूह के आदान प्रदान के साथ चर्चा होती है। वक्ता लेक्चर देने से पहले विषय संबंधी गहन अध्ययन करता है, विषय विशेषज्ञता से भी चर्चा करता है, उसके बाद बोलने के लिए मटेरियल कलेक्ट करता है, प्रस्तुत करने के बाद श्रोता उस पर सुझाव देते हैं, वह चर्चा करते हैं, तो उसी को बोला जाता है क्या, सेमिनार। सेमिनार मतलब आप लोग देखे होंगे टीवी में, मूवी में आता है कि क्या करते हैं, जो कंपनी होता है, कंपनी के जो वर्कर होते हैं या बोल सकते हैं मैनेजर होते हैं, वह क्या करते हैं, और भी जो कंपनी से लोग आए होते हैं उनके सामने अपने कंपनी के बारे में विचार प्रस्तुत करते हैं, तो वही होता है सेमिनार। विचार संगोष्ठी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है विचार गोष्ठी या संगोष्ठी बोला जाता है। मतलब क्या करेंगे, अपने जैसे मान लीजिए कि कोई बुक है, ठीक है, उस बुक को बेचना है, उसके लिए एक सेमिनार अटेंड करेंगे। उस सेमिनार में बताएंगे कि इस बुक के बारे में, उस बुक की खासियत बताएंगे कि यह जो बुक इतने पेज की है, इतने दिन में इसको लिखा गया है, या इसमें इस बुक में जानकारी दी गई है,
इस जानकारी को यहाँ से लिया गया है, इस प्रकार इस जानकारी को पढ़कर आपको यह लाभ हो सकता है। तो इसके बारे में क्या करेंगे, उसकी विशेषता बताएं किसी चीज की, तो वही होता है सेमिनार। ठीक है, तो यह एक सभा होती है। सेमिनार क्या होती है, एक सभा होती है जिसमें समूह के आदान प्रदान के साथ चर्चा होती है। वक्ता लेक्चर देने से पहले विषय संबंधी गहन अध्ययन करता है। जिस विषय में उसको लेक्चर देना है, बताना है, समझाना है, उस विषय में क्या करेगा, वो विशेष अध्ययन करेगा। विषय विशेषज्ञता से भी चर्चा करता है। उसके बाद बोलने के लिए मटेरियल कलेक्ट करता है। क्या बोलना है उसको मटेरियल कलेक्ट करेगा। प्रस्तुत करने के बाद श्रोता जो होते हैं, जो सुनने वाले होते हैं, उस पर क्या करते हैं, अपने सुझाव देते हैं, विचार प्रस्तुत करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, या बोल सकते हैं फीडबैक देते हैं। ठीक है, तो यही होता है सेमिनार। अब देखेंगे पर्पज ऑफ सेमिनार, सेमिनार का क्या उद्देश्य है। तो सेमिनार के कई सारे उद्देश्य हो सकते हैं। सेमिनार शिक्षा के लिए भी किया जाता है। ठीक है, सेमिनार व्याख्यान देने के लिए किया जाता है, जिसमें सहभागी किसी भी एक विषय पर व्याख्यान देता है और उस पर चर्चा होती है। ठीक है, सेमिनार जो होता है इसके कई सारे उद्देश्य होते हैं। सेमिनार शिक्षा के लिए भी किया जाता है, व्याख्यान देने के लिए, जिसमें कि सहभागी किसी भी एक विशेष विषय पर व्याख्यान देता है और उस पर चर्चा होती है, जिससे ज्ञान में वृद्धि होती है। तो यह हो गया शिक्षा के लिए सेमिनार। दूसरा है सेमिनार दूसरे लोगों की दक्षता बढ़ाने के लिए भी आयोजित किया जाता है। मतलब दूसरे लोगों की जो क्षमता होती है, स्किल होती है, उसको बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। इस प्रकार सेमिनार में व्यक्तिगत वित्त निवेश कर चीजों के लिए सेमिनार आयोजित किया जाता है, जिसमें कि व्यक्ति इन विषयों पर चर्चा करके ज्ञान अर्जित करता है। ठीक है, अगला है समय पर सेमिनार का आयोजन मोटिवेशन के लिए भी किया जाता है। तो सेमिनार का आयोजन मोटिवेशन के लिए भी किया जाता है, मोटिवेट कर देंगे सेमिनार के माध्यम से। जैसे देखेंगे आज बड़े बड़े मोटिवेशन स्पीकर हैं, क्या करते हैं, सेमिनार अटेंड करते हैं। जैसे विवेक बिंद्रा होंगे, संदीप माहेश्वरी हो गए, सब लोग क्या करते हैं, सब क्या करते हैं, बड़े बड़े सेमिनार अटेंड करते हैं, जहाँ पर लोगों को मोटिवेट करते हैं। ठीक है, अगला है सेमिनार बिजनेसमैन के लिए भी आयोजित किया जाता है। सेमिनार जो होता है बिजनेसमैन के लिए भी आयोजित किया जाता है, ताकि वह व्यापार करने वाले लोगों के मध्य अपनी चर्चा कर सके, अपने प्रोडक्ट की चर्चा कर सके। तो यह हो गया सेमिनार का पर्पज, उद्देश्य। आगे देखेंगे प्लानिंग ऑफ सेमिनार, सेमिनार के लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए। तो सेमिनार में समस्त सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक है, सेमिनार में समस्त सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। सामग्री सावधानी पूर्वक तैयार कर लेनी चाहिए, ताकि चर्चा में कोई बाधा ना हो। ठीक है, ऐसा ना कि आप सेमिनार अटेंड करते वक्त कहीं से कोई जानकारी भूल जाएं और वहां पर आप अटक जाएं, तो आपको फिर से देखना पड़े। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सेमिनार के लिए समस्त सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, समस्त जानकारी होनी चाहिए, सामग्री सावधानी पूर्वक तैयार कर लेना चाहिए, ताकि चर्चा में कोई बाधा ना हो। सेमिनार के उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए। सेमिनार के जो भी उद्देश्य है वह स्पष्ट होना चाहिए। सदस्यों को रहने के लिए कम कीमत पर रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, पर यह पॉइंट कीमत नहीं रहेगा। ठीक है, सदस्यों के लिए रहने के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए, इस प्रकार रहेगा। ठीक है, तो सदस्यों को रहने के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए रहने की। सेमिनार में लगने वाले व्यय को, धन जो है उसको पहले से निर्धारित कर लेना चाहिए। सदस्यों की मदद के लिए कार्यकर्ता होने चाहिए। जो भी सदस्य हैं उनके मदद के लिए क्या होने चाहिए, कार्यकर्ता होने चाहिए। आप लोग देखेंगे कि छोटा सा आप लोग जैसे मान लीजिए मूर्ति बैठा रहे हैं। ठीक है, मूर्ति मतलब कोई पंडाल सजा रहा है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर देखेंगे कितने सारे कार्यकर्ता बन जाते हैं। कोई अध्यक्ष बन जाता है, कोई उपाध्यक्ष बन जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार उसमें कार्यकर्ता भी बनते हैं, जो क्या करते हैं, जो अपने सदस्यों की मदद करते हैं सभी समय पर। ठीक है, तो सदस्यों की मदद के लिए कार्यकर्ता होने चाहिए सेमिनार के समय भी। समस्याओं को सुलझाने हेतु कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। समस्या को सुलझाने के लिए जो कार्यकर्ता है उनको पहले से इससे प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि इस प्रकार आपको यह कार्य करना है। तो यही होता है सेमिनार। सेमिनार के बारे में मैंने विस्तार से बताया और एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग को उम्मीद करते हैं सभी क्वेश्चन जो भी मैंने बताया अच्छे समय में जो है आया होगा और कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी समझने में। और यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।